गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हमारी सोशल साइंस की बुक में से, क्लास 8th की। और ये चैप्टर जो हमारा है ये ब्रिटिश रूल से रिलेटेड है। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, रूल ऑफ ब्रिटिश, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, वैसे ये चैप्टर भी हमको ब्रिटिशर्स के राज के बारे में कुछ जानकारी देगा। अब चैप्टर का नाम हमारा क्या है वो देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या आपको पता है अंग्रेजों ने भारत में कितने साल रूल किया? हाँ, लगभग 200 साल रूल किया है अंग्रेजों ने भारत में, लगभग। अब 200 साल तक रूल करने के बाद उसके बहुत सारे प्रभाव भी हमारे देश के ऊपर देखने को मिले। अब जैसे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे सोशल कंडीशन, इन सब में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा बदलाव हमारे इन चीज़ों में किया, और क्या क्या था वो डिटेल में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी। अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें, तब तक भारत जो था वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री था। The anarchy that followed the death of Aurangzeb too could not weaken it. It has been admitted by historians across the world that the industries, production, techniques, and the organization of trade in India were unmatched at that time. अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो लोग बताते हैं हमको, क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि भारत का जो रूल कर रहे थे भारत पे उस समय औरंगजेब, 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मौत के बाद तक हमारा जो देश था वो एकदम, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी वीक नहीं हुई, एकदम स्ट्रांग था हमारा कंट्री। यानी कि सोने की चिड़िया, आपने वो गाना सुना है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो एक्चुअल में ये जो गाना बनाया गया है, ये जो गीत लिखा गया है, ये मनगढ़ंत, इमेजिनरी नहीं है, ये बहुत सच्चाई वाला एक गाना है, जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई को बयान करता है कि भारत जो है उस समय सोने की चिड़िया ही था। अब ऐसा क्या हुआ कि भारत की हालत ऐसी होगी कि आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमारे देश का नंबर 133वां है। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ये सब चीज़ें की। तो ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि भारत की जो इंडस्ट्री थी उस समय, जो हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स थी, यानी कि चीज़ें बनाने की जो तकनीक थी, और जिस तरह से हम ट्रेड करते थे, विदेशों से हम लोग जिस प्रकार से व्यापार करते थे, सब चीज़ें बहुत ही अद्भुत थी, और दूसरे देशों के अंदर इतना ज़्यादा अच्छे से सब कुछ नहीं हो पाता था। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब जब अंग्रेज लोग भारत में रूल करने आए, यानी कि अगले 200 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 200 साल के अंदर भारत का जो अंग्रेज जब भारत पे रूल करने आए, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत जो है वो बिल्कुल कंगाल हो गया। भारत एक बैंकरप्ट देश बन गया, यानी कि कंगाल, बैंकरप्ट मतलब है कंगाल। इट बिकेम द कंट्री दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड ऑफर्ड अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। अब भारत एक, अंग्रेजों के आने के बाद भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। क्या सप्लाई करता था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सप्लाई करने का मतलब वो अंग्रेज़ों को, यानी कि हम इंग्लैंड में यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते थे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, अब हम बात करें अंग्रेज़ों के रूल से पहले, तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हम जो भी चीज़ें, कॉटन हो गया, बाकी खाने पीने की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। लेकिन हुआ क्या, फिर धीरे धीरे अंग्रेज जब आए, पहले हम इन चीज़ों से, जैसे कि हम हर एक चीज़ खुद बनाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने आकर हमसे रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, जैसे कि कॉटन की बात करें सिंपल, तो कॉटन क्या करते थे, वो कॉटन अपने देश में ले जाते थे, काफ़ी सस्ते में खरीद कर, यहाँ से खरीद कर, यानी कि आप जानते हैं कि वो रूल तो कर रहे थे भारत के ऊपर, और उनकी मर्जी के साथ ही, जैसे कि उन्होंने टैक्स बहुत लगा दिया, तो हमारे जो कारीगर यहाँ पर कपड़े बना के बेचते थे, उनको कपड़े बनाकर बेचने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, क्योंकि टैक्स बहुत देना पड़ता था अंग्रेज़ सरकार को। इसलिए तो उन्होंने, मतलब वो चीज़ें महंगी हो जाती थी। जैसे कि अब हम यहाँ पर कोई कपड़ा बनाते हैं, अब वो कपड़ा मैंने 100 रुपये में बनाया, और अंग्रेज़ों ने मुझसे उस पर 50 रुपये टैक्स ले लिया, मुझे उसको बनाने में 100 रुपये मुझे देना पड़ा, यानी कि उसको बनाने में मेरा खर्चा हुआ 100 रुपये का। फिर अंग्रेज़ों ने मुझसे टैक्स लिया 50 रुपये, तो हो गया 150 रुपये। अब 150 रुपये के बाद मुझे अगर कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो कम से कम मैं उसको 200 रुपये में बेचूंगा, तभी मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा 50 रुपये का, क्योंकि मेरी मेहनत भी जाती है ना उसमें। तो मैंने उस चीज़ को 200 रुपये में बेचा,
ठीक है। अब वही चीज़ अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ जो थे हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे, वहाँ पे कच्चा माल, और वहाँ से वो वही चीज़ मशीनों की मदद से बनाकर बेचते। हम लोग हाथ से बनाते थे, वहाँ पर वो मशीनों से बनाते थे, और मशीनों से बनाते समय वो क्या करते थे, उनको वो चीज़ जो बनाते वक्त सस्ती पड़ती है मशीनों से, आप जानते हैं ना, काफ़ी सस्ता हो गया कपड़ा वगैरह आजकल। तो वो जो बना के बेचते थे, उनको वो टी शर्ट, वो कपड़ा बनाने में समझो हमें 100 रुपये का खर्चा आ रहा था, उनको उसको बनाने में सिर्फ 40 रुपये लग रहे थे या 50 रुपये लगे थे, समझो उसको बनाने में उनको 50 रुपये लगे। तो जब वो चीज़ इंडिया में आकर बिकेगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो 50 वाली चीज़ अगर वो 150 में बेचेंगे तो भी उनको 100 रुपये का फ़ायदा होता है। तो 100 का फ़ायदा कैसे हुआ कि उनकी चीज़ बनाने में उनको ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में अगर खर्चा चलो 50-60 रुपये खर्चा हो गया, तो वो 150 में बेचते हैं तो भी 70-80-100 रुपये का उनको फ़ायदा हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर भारत के कारीगर जो हैं वो अगर 150 रुपये में बेचते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के बेचने के दाम पे बेचते हैं, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं बचेगा। अगर हम 150 में बेचते हैं तो 100 रुपये तो हमने बनाने में दिया उसको, फिर 50 रुपये हमने अंग्रेज़ों को टैक्स दिया उसका, तो हमें क्या बचेगा, इसलिए हमें हमारी चीज़ महंगी बेचनी पड़ेगी। तो हमारी जो देश में बनी चीज़ें थी वो महंगी बिकने लगी, जैसे कि 200 रुपये की वो टी शर्ट या शर्ट या जो भी कपड़ा था हो गया, और जो अंग्रेज़ थे उसी चीज़ को 150 में बेच रहे थे। हम 200 में उसको बेच कर 50 रुपये कमा रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ उसको 150 में बेच के भी 100 रुपया कमा रहे थे। अब ऑब्वियस बात है, देखो मैं हूँ या आप हो, आप कौन सी चीज़ खरीदना पसंद करोगे, जो सस्ती हो। सस्ती कौन सी चीज़ है, अंग्रेज़ों की, तो हम वो खरीदने लगे। तो ऐसे में उन्होंने भारतीय जो कारीगर थे उनकी कमर तोड़ दी, और इंडस्ट्री जो भारत की थी वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और जो विदेशों में बनी चीज़ें थी, फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर लिखा गया जैसे, यानी कि उनकी फैक्ट्रीज में बनी हुई जो गुड्स थी वो भारत में बेचने लगे। तो यानी कि भारत क्या बन गया, एक रॉ मटेरियल सप्लाई का साधन, और दूसरा मार्केट जहाँ पर सामान बेचा जा सके। तो भारत में सामान बेचा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया धीरे धीरे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब अंग्रेजों के रूल के दौरान पीजेंट्स, इसका मतलब होता है किसान। पीजेंट्स मतलब क्या होता है, फार्मर्स। आपको ये याद रखना है, पीजेंट्स मतलब फार्मर। अब फार्मर्स जो थे उनकी कंडीशन और हमारा जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर मतलब हमारी खेती बाड़ी, ये ब्रिटिश रूल के अंदर किस प्रकार की थी। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अंग्रेज़ों के दौर में हमारे जो फार्मर्स थे वो, और जो एग्रीकल्चर खेती थी वो किस प्रकार की थी। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हमने देखा था पिछले चैप्टर्स के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी हुई तो अंग्रेज़ों को बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्ट करने की उनको आज़ादी मिल गई, उनको राइट, अधिकार मिल गया। क्योंकि आपने देखा ना, पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर टीपू सुल्तान के साथ भी उनके युद्ध हुए थे, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर वगैरह। तो इन सब के बाद जब अंग्रेज जीतते गए तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों पर इनका कब्जा हो गया और इनको दीवानी राइट्स मिल गई। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। सो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू। फिर उन्होंने हमारे पीजेंट्स यानी कि हमारे किसानों को एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना शुरू कर दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मतलब टैक्स, उनसे टैक्स ले सकें। एज ए रिजल्ट द पीजेंट्स बिकेम पुअर। अब किसान जो है वो बेचारा, वो तो वैसे ही गरीब है, अब उसको और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो और गरीब होता जाएगा। मैनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा होता था कि जो पीजेंट, जो किसान होते थे, उनको अपना लैंड, इवन ज्वेलरी सेल करनी पड़ती, यानी उनके पास कुछ गहने होते थे, वो ज्वेलरी गहने बेच कर रेवेन्यू पे करते थे। और बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे होते थे जो कि पैसा दूसरों से लेते थे उधार पे, मनी लेंडर से। मनी लेंडर मतलब बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, ज़मींदार बोल सकते हो, या फिर बड़े बड़े साहूकार शब्द यूज़ किया जाता है मनी लेंडर्स के लिए, साहूकार। तो बड़े बड़े साहूकार जो होते थे, जो कि ब्याज पे पैसा देते थे, उनसे पैसा लेना पड़ता था। और देखिए, अब कोई आदमी अपना गहना बेच कर देगा तो कितनी बार देगा, मनी लेंडर से आप पैसा लोगे तो कैसे चलेगा। तो धीरे धीरे जो हमारे किसान थे वो डेप्ट मतलब होता है कर्जा, ट्रैप मतलब एक जाल, तो कर्जे के जाल में फंसने लगे। फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। जो भारत के जो किसान थे वो अपना ज़मीन और अपनी खेती जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अपना ज़मीन खो दी, कुछ लोगों ने तो ज़मीन बेचनी पड़ती थी उनको टैक्स भरने के लिए। मोर ओवर बंगाल विटनेस्ड अ टेरिबल फेमाइन इन 1770। इसके अलावा बंगाल जो था, उस वहाँ पर एक फेमाइन यानी कि जब सूखा पड़ता, आपदा आती है ना,
जब सूखा पड़ता है उसको फेमाइन कहा जाता है। तो एक फेमाइन 1770 में फेस किया जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए स्टारवेशन के कारण। स्टारवेशन मतलब भूख मरी, यानी कि भूखमरी के कारण लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे बंगाल में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स्ड परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब जो कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, वो जब आए तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ये एक शुरू किया। देखिए PSA, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ये क्या था वो देखते हैं। इसके हिसाब से द कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। कंपनी का मतलब हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी, अंग्रेज़, उन्होंने फिक्स कर दिया रेवेन्यू, यानी कि किसको कितना रेवेन्यू, यानी कि किसको कितना टैक्स भरना है एनुअल बेसिस, यानी कि सालाना कितना टैक्स भरना है वो फिक्स कर दिया। द जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड्स, जो कि जमींदार थे, दे वर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ के जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, यानी कि जिनके बहुत सारा लैंड होता है, बहुत सारी ज़मीन होती है, ज़मींदार बड़े जो थे, उनको परमानेंट राइट्स दे दिए, यानी कि अधिकार दे दिए कि ये ज़मीन तुम्हारी है और रेवेन्यू कलेक्ट भी तुमको ही करना है। यानी कि पहले क्या होता था, भाई मैं किसान हूँ, तुम भी किसान हो, ज़मींदार भी किसान है, तो हम सबको टैक्स देना है अंग्रेज़ों को। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने परमानेंट राइट्स दे दी टैक्स कलेक्शन की, किसको, ज़मींदार को। अब इससे क्या हुआ, अब ज़मींदार लोग थे जो थे, यानी कि लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार जो थे, वो सोचने लगे, अरे वाह, अंग्रेज़ों ने तो हमको अधिकार दे दिया टैक्स कलेक्ट करने का, यानी कि उन्होंने तो हमको, जैसे कि किसी बच्चे को हम क्लास का मॉनिटर बना दें तो वो बच्चा तो टीचर का एकदम फ़ैन हो जाएगा ना, भाई वाह टीचर ने मुझे मॉनिटर बना दिया, तो वो तो मतलब टीचर का बिल्कुल फ़ैन हो जाएगा, एकदम लॉयल, यानी कि लॉयल मतलब ईमानदार, टीचर के प्रति वफादार हो जाएगा बिल्कुल। कोई भी बात होगी, कोई टीचर के खिलाफ कुछ बोलेगा तो तुरंत जाकर टीचर को बताया, मैम ये आपको ऐसा बोल रहा था। वैसे ये लैंडलॉर्ड्स जो थे, इनको लगा कि इनको अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा एक राइट दिया है, यानी कि एक तरह से मॉनिटरी बना दिया है उस एरिया में टैक्स कलेक्ट करने का। तो ये बहुत खुश हुए और ये कंपनी के प्रति ईमानदार हो गए, लॉयल हो गए इसके प्रति, कंपनी के प्रति, यानी कि भारतीय होते हुए इन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी करना शुरू कर दिया। दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी। अब इस तरीके से जब वो टैक्स कलेक्ट करेंगे तो कंपनी को इनकम भी मिलेगी, उनको पैसा भी मिलेगा। कंपनी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, फिर वो हम पे कब्जा करके बैठ गए, वो बात की बात थी। Against this, the peasants worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops for exploited. तो ये एक्ट बनाया गया था, जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, इसके मुताबिक जो हमारे गरीब किसान थे, जो कि हार्ड वर्क करते थे, तपती धूप में, सूरज की तपती गर्मी में, जो बेचारे खेतों में मेहनत करते थे, फसलें उगाते थे, उनका एक्सप्लोटेशन बढ़ गया, यानी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होने लगा। तो ये जो था हमारे यहाँ के जो किसान थे, उनकी कंडीशन थी ऐसी। आगे है इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। अब अंग्रेज़ों ने हमारी सोशल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट किया था। सोशल लाइफ मतलब हमारा सामाजिक जीवन, कि हमारे समाज के साथ भी उन्होंने बहुत सा छेड़छाड़ की थी। क्या था? वॉरेन हास्टिंग, द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब टू कलेक्ट रेवेन्यू वाज नोन एज अ कलेक्टर। वॉरेन हास्टिंग, जिनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की, रेवेन्यू मतलब टैक्स, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू मतलब यहाँ पर टैक्स की बात करी जा रही है, जो कि ज़मीन टैक्स जिसको हम बोलते हैं। लगान, आपको याद है पिक्चर आमिर खान की, लगान। तो रेवेन्यू मीन्स यहाँ पर लगान की बात की जा रही है, जो कि एक तरह का टैक्स ही है। हम अपनी भाषा में इंग्लिश में टैक्स कह सकते हैं, और हिंदी में इसको लगान। याद है ना आपको आमिर खान, जो लास्ट बॉल पे 6 मार के अंग्रेज़ों को हरा देता है और टैक्स माफ़ी करवा देता है सबके लिए, अपने गाँव के लिए। तो वॉरेन हास्टिंग जो थे वो एक टैक्स कलेक्टर थे, और उन्होंने इसके अलावा एक जज की तरह भी काम किया। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी देश को, किसी राज्य को, किसी सिटी को चलाने के लिए, देखो अधिकारियों की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे राज्य को चलाने के लिए अलग अलग अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, जो कि अफसर हम कह सकते हैं, सरकारी अफसर। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने भारतीय सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि भारत में जो रूल, हम जिस तरीके से हम देश को चलाते थे, हम पहले गांव में एक पंचायत होती थी जैसे, वो सब चीज़ें इन्होंने खारिज कर दी। इन द एंशिएंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। पुराने टाइम में हमारा जो एक विलेज था वो एक छोटे रिपब्लिक की तरह था, यानी कि ग्राम पंचायत सब कुछ देखती थी वहाँ पे। गांव के अंदर एक सरपंच होता था और बाकी उसके कुछ मेंबर्स होते थे, और यही पूरे गांव को, पूरे विलेज को देखते थे। अब देखते तो ये लोग थे,
लेकिन सब लोग इनकी बात मानते भी थे, गांव की अंदर इनकी इज्जत होती थी। जैसे जज का एक निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, वैसे इनका निर्णय होता था, लोग इसको मानते थे। तो हमारे गांव अच्छे से बसे हुए थे, अच्छे से। दीज पंचायत वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल ऑफ द कंट्री। दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फॉरेन इन्वेजन। जब अंग्रेजों से पहले जो फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन मतलब होता है विदेश, इन्वेजन मतलब जब विदेशी लोगों ने भारत पर अटैक किया और भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, भारत पर रूल किया, जैसे कि हमने देखा ना, मुगलों ने बहुत साल रूल किया भारत के ऊपर, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा अभी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर औरंगजेब के बारे में। तो उस समय यानी कि जब सुल्तान्स का और इनका रूल था, उस समय भी हमारे देश के अंदर पंचायत रूल करती थी, लेकिन बट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन अब देखिए, दूसरे मुगल शासन, अलग अलग तरह के शासकों ने आके भारत पे राज किया है, भारत पर शासन किया है, लेकिन हमारा जो पंचायती राज था, पंचायती सिस्टम था जो ग्राम पंचायत का, वो तो चलता रहा। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, इसको खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। अब अंग्रेज़ों की जो सोशल रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी, सोशल रिफॉर्म्स मतलब समाज के अंदर सुधार करने की जो पॉलिसी थी, इससे लोग इनसिक्योर यानी कि उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, और उनको सस्पिशियस यानी कि थोड़ा शक हो रहा था। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। इनको लगा कि ये हमारी पुरानी प्रथाओं से छेड़छाड़ करके हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ रहे हैं, हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, और उनको लगा कि हमारे कल्चर को और हमारे धर्म को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डिलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज एंड मिलिट्री। लोग ऐसा मानते थे कि भारतीय सोशल सिस्टम यानी कि भारतीय समाज को रेलवे के अंदर या फिर मिलिट्री की बात कीजिए, वहाँ पर अंडरमाइंड यानी कि उनको अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती है। जैसे जानते हैं ना आपकी भी, जब अंग्रेजों ने रेलवे शुरू किया, फिर मिलिट्री जो थी, उसमें भारतीय सैनिकों को छोटी पोस्ट दी जाती थी, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल जो छोटी छोटी पोस्ट होती हैं वो दी जाती हैं, और हायर पोस्ट पे सिर्फ अंग्रेजों को रखा जाता था। An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British। अब भारतीय लोगों की स्थिति उस समय कितनी खराब थी, आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हो। आगरा के अंदर एक ऑर्डर पास किया गया कि हर एक जो इंडियन है, हर एक भारतीय जो है वो ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करेगा। सैल्यूट करने का मतलब देखिए, एक तो हम आर्मी में सैल्यूट करते हैं, अपने सैनिकों को डिफेंस लाइन में सैल्यूट करते हैं, वो एक इज्जत से होता है, यानी कि अपने बड़े अधिकारियों को सैल्यूट करना, या फिर हम लोग भी आम नागरिक हैं भारत के, हम भी हमारे फौजी भाइयों को, हमारे डिफेंस वालों को, हमारे सैनिकों को, पुलिस वालों को हम भी सैल्यूट कर सकते हैं, वो उनकी इज्जत के हिसाब से कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए। लेकिन ये तो एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि हर एक भारतीय को अंग्रेज़ों को सैल्यूट करना है। अब अंग्रेज़ कोई अधिकारी हो, कुछ भी हो, वहाँ का कॉमन नागरिक हो, हमें उसको सैल्यूट करना है। इफ़ इट इज़ नॉट डन इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, सैल्यूट नहीं किया जाता, तो इसको एक अपराध माना जाएगा, और इसके लिए क्या मिलेगी, पनिशमेंट, सजा मिलेगी। एज ए रिजल्ट देयर वर वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस। अब इस ऑर्डर के बाद अंग्रेज़ों के प्रति हमारा जो गुस्सा और बढ़ गया, अंग्रेज़ों से हम लोग नफरत करने लगे, और ज़्यादा नफरत हमारी उनके लिए बढ़ गई। तो हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार हमारे सिस्टम को, हमारे सामाजिक जीवन से छेड़छाड़ की, और लोगों को ऐसा लगा कि वो हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारा टॉपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। अब अंग्रेज़ों ने भारतीय ट्रेड यानी कि जो हमारा व्यापार था वो, और हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज जो थी, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया। द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाई टेक्सटाइल्स टू द मार्केट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। हैंडलूम्स मतलब जो हाथ से बनाए जाते हैं, जो कपड़े वगैरह, काम वगैरह जो हाथ से किया जाता है, हैंडलूम इंडस्ट्री, उनसे जो टेक्सटाइल, जो कपड़ा बनाया जाता था हाथों से, हथकरघों के, पता है ना आपको, पुराने समय में यानी कि मशीनें नहीं थी, तो हाथ से, आज भी अगर गांव में जाओगे तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कारीगर जो हैं हाथों से काम करते हैं। तो कपड़ा जो बनाया जाता था वो एशिया और यूरोप की मार्केट में सप्लाई किया जाता था, भारत में बनाकर। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज्ड टू कम टू इंडिया टू परचेज कमोडिटीज। इवन यूरोपियन कंट्रीज यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इन कंट्री से भारत में लोग आते थे इन चीज़ों को खरीदने के लिए, कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वर इन हाई डिमांड। तो हमारे यहाँ पर बना जूट, सिल्क, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो इतनी फली फूली थी कि इनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस। ढाका का मसलिन कहा जाता है, मखमल का कपड़ा, मसलिन मतलब मखमल का कपड़ा, जो कि ढाका में, इसको इस नाम से प्रसिद्ध था, मसलिन ऑफ ढाका।
ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस था। इसके अलावा हम लोग दुनिया में सॉल्ट, सॉल्ट पेटर, शुगर एट्सेट्रा ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, और बदले में हमें क्या मिलता था? गोल्ड एंड सिल्वर। बदले में हमें सिल्वर और गोल्ड मिलता था। अब यहाँ पर एक चीज़ का नाम दिया गया साल्ट पेटर, जैसे कि अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पर ये जो है इसको एक सॉइल में नेचुरली पाया जाता है, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक वाइट पाउडर रहता है, और इसका उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में, मेडिसिन या फिर गन पाउडर बनाने में भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको ये भी बताते हैं कि सॉल्ट पेटर जो है इसका उपयोग किया जाता है, इसको कॉमन नेम इसका है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका उपयोग किया जाता है मीट को प्रिजर्व करने के लिए। और आप जानते हैं विदेशों में लोग मीट बहुत खाते हैं, विदेशों में, तो वो लोग जो थे वो मीट को प्रिजर्व करने के लिए इसका उपयोग करते थे, यानी कि लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, इसके लिए वो इसका उपयोग करते थे। द होल सिनेरियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो ये मतलब हमने देखा यहाँ तक कि भारत की चीज़ों की कितनी डिमांड थी। हमने यहाँ पर क्या देखा कि कितनी डिमांड थी भारत की चीज़ों की, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो पूरा जो सिनेरियो मतलब पूरा जो ये इमेज था, ये सीन था, ये बदल गया। फ्लो ऑफ बुलियन, बुलियन का मतलब यहाँ पर गोल्ड सिल्वर, वो गॉड रिवर्स। अब पहले हम चीज़ें बेचते थे और गोल्ड सिल्वर भारत में आता था, इसीलिए सोने की चिड़िया था ना भारत। अब ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब हम चीज़ें खरीदते थे और बदले में उनको हम सोना चांदी देते थे। इन द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीज एज पर टुडेज स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग देयर रूल। अब अंग्रेज सिर्फ भारत के एक प्रोविंस यानी कि सिर्फ बंगाल की बात करें ना हम, तो शुरू में बंगाल से वो 500 करोड़ रुपए ले गए। कितने रुपए की बात करें? 500 करोड़ रुपए सिर्फ वो बंगाल से लूट कर ले गए थे। जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। सिर्फ बंगाल से उन्होंने 500 करोड़ लिया, तो अगर हम बाकी पूरे भारत की बात करें तो क्या हुआ होगा, आप इमेजिन करके देखिए। With the help of the raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prospered. अब भारत में जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जैसे कि हम कपड़े बनाने के लिए कॉटन का यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो कॉटन रॉ मटेरियल हुआ। शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए हम शुगर केन का यूज़ करते हैं, गन्ने का, तो शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल हुआ। तो अंग्रेज़ भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उसको बेचकर भारत से ही वो पैसा इकट्ठा करते थे, भारत में वो चीज़ बेचकर इकट्ठा करते। तो इस तरीके से इंग्लैंड के अंदर जितने भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज थी वो सब प्रॉस्परस होने लगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ने चढ़ने लगी। अब हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के पास जो कुछ भी है उसमें ज़्यादातर हाथ हमारा है, यानी कि अगर इंग्लैंड बहुत अपने आप को प्रॉस्परस बताता है, बहुत ज़्यादा अगर वो अपने आप को फॉरवर्ड बताते हैं, अमीर बताता है वो देश, तो उसकी अमीरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत ही है। देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उनकी जो मिल्स थी वो प्रोग्रेस करने लगी। द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज इंपॉर्टेंट इन इंडिया विदाउट लिविंग एनी ड्यूटी ऑन इट, वेयर एज देयर वर टैक्सेस अप टू 80% ऑन क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। देखिए मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना स्टार्टिंग में क्लोथ का, कि किस प्रकार से क्लोथ इंडस्ट्री जो थी वो हमारे भारतीय जो कारीगर थे वो महंगा बेचने पे मजबूर हो गए। अब देखिए इंग्लैंड से आने वाला जो कपड़ा था उसके ऊपर विदाउट एनी ड्यूटी, देखिए यहाँ पर लिखा है विदाउट एनी ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर टैक्स, यानी कि जब विदेशों से कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, टैक्स बोलते हैं जिसको हम। तो वहाँ से वो चीज़ भेजते थे तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगाते थे, यानी कि वो बस वहाँ पे जो बना उनका बनाने में जो खर्चा लगा वही, इसके अलावा उनको कुछ खर्चा नहीं देना है। लेकिन जो भारत में बने हुए कपड़े के ऊपर उन्होंने 80% टैक्स डाल रखा था, समझ रहे हो आप? 80%, यानी कि अगर आप 100 रुपये में आपने चीज़ बनाई तो 100 रुपये के ऊपर आपको 80 रुपये तो टैक्स देना पड़ेगा 80%, तो यानी कि 180 रुपये की होगी ये चीज़, तो उसको बेचोगे आप कितने में, यानी कि महंगी बेचनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर, इस कारण से भारत में बना जो टेक्सटाइल जो कपड़ा था वो क्या हो गया, कॉस्टलियर, यानी कि बहुत महंगा हो गया। ये मैं एग्जांपल आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दे चुका हूँ। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन, दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स। भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो हस्तकला वाली इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे गृह उद्योग थे, वो सब अंग्रेज़ों की कंपटीशन, अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाए, अंग्रेज़ों की इंडस्ट्री से, इस कारण से हम ख़त्म होते गए। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी जैसे कि टेक्सटाइल, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एट्सेट्रा, ये सब रियून्ड का मतलब बर्बाद हो गई अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के कारण। लाखों की संख्या में जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बिकेम पुअर, तो भारत के जो रूरल एरियाज, गांव के जो गरीब किसान थे वो और ज़्यादा गरीब होते गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं
कि भारतीय जो कारीगर हैं वो कैसे बेचारे बैठे हैं। देखिए इस पिक्चर के द्वारा एक भारतीय कारीगरों की व्यथा को बताया गया है कि कैसे वो बेरोजगार होकर बैठे थे। सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स व्हेन विलियम बेंटिक केम टू इंडिया, जब विलियम बेंटिक भारत आए तो उनकी लिबरल थिंकिंग थी। लिबरल मतलब सबको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि सबके लिए समान थिंकिंग थी। द वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया। द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने भी भारत के लोगों के जीवन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लॉर्ड बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। विलियम बेंटिक ने कुछ नई ऐसी रिफॉर्म्स, ऐसे बदलाव किए, ऐसे कुछ सुधार किए। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। कुछ बदलाव किए जो कि बेनिफिशियल थे भारतीय लोगों के लिए, यानी कि उनके लिए फायदेमंद थे। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी के दौर में, यानी कि विलियम बेंटिक के दौर में ही भारतीय लोगों को कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि उनके अंदर उनके जो अधिकारी अफसर जो होते थे उनके अंदर हमें भी नौकरियां मिलने लगी। इंडियंस वर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग। और भारतीय लोगों को उनकी मदर टंग यूज़ करने का अधिकार दिया गया, यानी कि आप अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकते हो कोर्ट के अंदर। कोर्ट में अगर आप जाते हो तो आपको अपनी मातृभाषा का यूज़ करने का अधिकार दिया गया। राजा राम मोहन रॉय और उनके साथ कुछ और रिफॉर्मर्स थे, वो एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत सारी मतलब कोशिश कर रहे थे ताकि भारतीय समाज के अंदर कुछ ईवल प्रैक्टिस हैं। ईवल प्रैक्टिस मतलब ऐसी बुराइयां जैसे कि सती प्रथा। सती आप जानते हैं, पहले जब पति की मौत हो जाती थी तो उसकी चिता जब जलाई जाती थी तो उसकी पत्नी को भी उसी चिता के ऊपर जिंदा जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे। तो कहते थे वो सती हो गई। तो ये जो प्रथा थी बहुत ही एक तरह से हमारे समाज के ऊपर दाग थी। तो हमारे जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ऐसी प्रथाओं को भारत से हटाने के लिए काम कर रहे थे, और विलियम बेंटिक ने उनकी इस बात को माना और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक लॉ पास किया 1829 में, जिसमें सती प्रथा को बैन कर दिया गया। During the time of William Bentinck, the English rulers tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformers. अब विलियम बेंटिक के दौर में ही जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी मर्जी के अनुसार भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां, सिर्फ ये सती प्रथा ही नहीं थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे कि आप जानते हो दूध पीती, जब लड़की का जन्म होता था तो उसको दूध में डुबो के मार दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। फिर विडो रीमैरिज, यानी कि विधवाएं जो थी उनकी शादी दोबारा नहीं होती थी, एक बार उसका पति मर गया तो बस उसको वैसे ही पूरा जीवन काटना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों को हमने ख़त्म किया, कोशिश की कि ख़त्म हो, और वो विलियम बेंटिक के दौर में ऐसा हुआ। द कंपनी हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू सस्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन। कंपनी ने हर साल 1 लाख रुपए हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की योजना बनाई, बट इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बनाई गई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं। फाइनली एन एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक। फिर एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई बेंटिक के समय पे। इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैकॉले थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश इन इंडिया। 1834 में लॉर्ड मैकॉले भारत आए तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस करने की सोची, और इसी कारण से उन्होंने द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैकॉले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. अब मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन तो डेवलप कर दी भारत में, यानी कि इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे भारतीय जो यंगस्टर्स थे उनको जो नॉलेज और स्किल्स जो हमारे एंसेस्टर्स, यानी कि हमारा प्राचीन, यानी कि जो हमारा समाज था, हमारे जो बुजुर्गों ने हमको नॉलेज देना चाहा, हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है, वो चीज़ें हमको न मिल पाई क्योंकि हम इंग्लिश की तरफ बढ़ गए और हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो हमारे गुरु जो हमको सिखाते थे, वो हम एजुकेशन से वंचित रह गए। द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज बाय नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज टू गिव मिलियंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम। अब इस चीज़ का बहुत सारे भारतीय लोगों ने अपोज भी किया, इसका विरोध भी किया इंग्लिश एजुकेशन का, और इवन महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अगर आप भारतीय लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देते हो तो आप उसको क्या बना रहे हो, एनस्लेव देम, उनको गुलाम बना रहे हो। यानी कि अगर हम अंग्रेजी सीख जाएंगे तो हम अंग्रेज़ों की गुलामी बन के रहेंगे ना। हमें क्या करना है, हमें अंग्रेज़ों की गुलामी ही करनी है, हमें अंग्रेज़ों के लिए ही काम करना है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा है कि भारतीय लोगों को अगर इंग्लिश एजुकेशन दी जाए तो वो अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बराबर है। बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन। लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857। लेकिन इसके बावजूद 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ भारत में बनाई गई। कहाँ कहाँ बनाई गई थी, क्या आपको पता है? 3 जगहों के नाम जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी इंग्लिश एजुकेशन की। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब
अंग्रेज़ों को जो लोग चाहिए थे काम करने वाले, वर्क फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो नौकर, वो लोग उनको मिले भारत में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद ही। अलॉन्गसाइड इट ऑल्सो डेवलप्ड नेशनलिस्टिक थिंकिंग अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। इससे अंग्रेज़ों के इस कदम के द्वारा भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक थिंकिंग भी, यानी कि देश के प्रति सोचने की शक्ति भी उनके अंदर जागी। मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी मशीनें भी इन्वेंट की गई ताकि इसमें थोड़ा सुधार हो सके। कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द मिलिट्री, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए, अपनी मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, सामान को ढोने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस किया, जो कि 1853 में शुरू किया गया था, बॉम्बे और थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन। In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern method of post and telegraph। अब अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, देखिए हमने देखे पहले उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई भारत में। कहाँ कहाँ बनाई ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, पोस्ट और टेलीग्राफ शुरू किया ताकि वो नियर बाय कंट्रीज़ के साथ या अपने देश के साथ बातचीत कर सके। पोस्ट और टेलीग्राफ की सुविधा शुरू की 1854 में इन्होंने भारत में। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई अपने फ़ायदे के लिए। फिर प्रिंटिंग प्रेस और सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर शुरू किया। दीज रिफॉर्म्स और एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश। अब ये सब चीज़ें थी अंग्रेज़ों के कन्वीनियंस के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया। लेकिन इससे भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति जागी, नेशनलिज्म यानी कि देश के प्रति। इससे पहले हम लोग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, प्रांतों में बटे हुए थे, लेकिन अब हमको नेशनलिज्म, भारत के प्रति हमारा प्यार जागा और हमें ये पता लगने लगा कि भारत हमारा देश है। द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary developments the world around. The post and telegraph brought people closer. अब इंग्लिश एजुकेशन, हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन गांधी जी ने कहा कि एनस्लेव यानी कि गुलाम बनाने वाली बात है, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन के साथ ही भारतीय लोगों ने दुनिया में होने वाली डेवलपमेंट को जाना। यानी कि जब हम इंग्लिश पढ़ने लगे तो हम विदेशों में, यानी कि जो किताबें लिखी जाती हैं वो पढ़ के हमें पता लगा कि विदेशों में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे रेवोल्यूशन के बाद वो लोग आज़ादी पा रहे हैं जो देश। और इसके साथ साथ पोस्ट और टेलीग्राफ ने हमें बहुत करीब ला दिया, हम एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।